बच्चों, आज हम करेंगे फिराक गोरखपुरी जी की लिखी हुई गज़ल है। और ये जो गज़ल है बच्चों, इसमें शेर व शायरी कवि की है और हर जो शेर है वो अपना एक अलग अस्तित्व रखता है, जबकि सारे जो शेर हैं वो आपस में मिलते हुए नज़र आते हैं। तो अपनी इस गज़ल में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन भी किया है कि किस प्रकार से जो कलियां हैं वो खिलकर फूल बनती हैं और किस प्रकार से रात के जो सन्नाटे हैं वो कुछ बोलते हैं, या किस प्रकार से जो तारे हैं वो आंखें झपका रहे हैं या सोने की कोशिश में हैं, निद्रा में नज़र आते हैं कवि को। और इसके अलावा कवि प्रेम की पीड़ा को भोग रहा होता है। वियोग श्रृंगार का वर्णन इसको काव्य की भाषा में कहा जाता है कि वियोग श्रृंगार का वर्णन कवि ने अपनी गज़ल में किया है। तो किस प्रकार से कवि का जो प्रेम है जब उसको नहीं मिलता है तो प्रेम की पीड़ा से वो पीड़ित है, और उसकी जो विरह की वेदना है, विरह की पीड़ा है, किस प्रकार से अपनी शेर व शायरी के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी गज़लों के माध्यम से अभिव्यक्त कवि करते हैं, तो वो सारा वर्णन है। और साथ ही साथ समाज की जो मानसिकता है, संकुचित जो मानसिकता है, उसके ऊपर भी व्यंग्य कवि ने किया है कि किस प्रकार से लोग दूसरों को बदनाम करते हैं, दूसरों के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचते हैं। तो कवि अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में वर्णन करते हुए कि किस प्रकार से मेरे प्रेम को या मेरी प्रिया के प्रति जो मेरा स्नेह है, प्रेम है, समाज उसको किस नज़रिए से देखता है। और कवि दीवानगी की हद तक प्रेम करने के बाद भी पूरे विवेक के साथ, पूरे होशो हवास के साथ अपनी सांसारिक जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वाह करते हैं। कवि का जो काव्य सौंदर्य है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। काव्य सौंदर्य, कविताएं, जो गज़लें, जो भी शेर व शायरी है तो बहुत ही श्रेष्ठ सिद्ध हुई हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है, आलोचना जो कवि की करते हैं कि वो ऊपरी हैं, बनावटी हैं, तो उन लोगों को भी करारा जवाब फिराक गोरखपुरी जी ने दिया है कि मेरा एक एक जो शेर है या मेरी गज़लों की जो शेर व शायरी है वो बनावटी और ऊपरी या सतही नहीं है। प्रेम की पीड़ा के कारण जितने भी आंसू मैंने बहाए हैं, उन आंसुओं से निकला हुआ एक एक शब्द है, एक एक मोती वो है। और जिसको ये सारी चीज़ों की समझ है वो जानता है कि मेरी जो शेर व शायरी है वो किसी भी प्रकार से सतही या बनावटी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों कि इस गज़ल में अपने व्यक्तिगत जीवन का वर्णन भी कवि ने किया है और साथ ही साथ प्राकृतिक या प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन भी किया है। तो देखो, नौरस गुचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए फिराक गोरखपुरी जी क्या कहते हैं? नौरस, नए रस से युक्त, गुंचे कलियां, पंखड़ियां, अपनी पंखुड़ियों को नाजुक कोमल गिरहे गांठे। तो कवि ने बताया है कि जब एक कली खिलकर फूल बनती है तो पूरा जो प्राकृतिक वातावरण है वो सौंदर्य से भर जाता है, उसकी रंग और खुशबू पूरे प्राकृतिक वातावरण में फैल जाती है। तो पहला जो शेर है कवि का, उसमें यही वर्णन किया है बच्चों, नए रस से युक्त जो कलियां हैं अपनी पंखुड़ियों की कोमल गांठें खोल रही हैं। अर्थात कलियां जो हैं वो फूल बनकर खिल रही है, और जब कली फूल बनकर खिलती है तो क्या होता है? या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं, पर तोले हैं, अपने पंखों को फैला दिया है। रंगो बू, रंगो रंग, बू सुगंध, खुशबू, महक, गुलशन पूरा जो बगीचा है, पूरा जो प्राकृतिक वातावरण है। और जब कलियां खिलकर फूल बनती हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जो प्राकृतिक वातावरण है उनके रंग से, उनके बू से, यानी कि सुगंध या महक से, उनके सौंदर्य से भर रहा है। या फिर पूरे आकाश में वो उन्होंने अपने पंखों को फैला दिया है कि उनका रंग, सौंदर्य, खुशबू, महक पूरे आकाश में फैल जाए। तो इस प्रकार से प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कवि ने एक कली जब खिलकर फूल बनती
होती है उसके माध्यम से किया है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, जर्रा जर्रा कण कण। तारे आंखें झपकावे हैं, तारे, तारों का जो समूह है आकाश में, वो भी निद्रा में कवि को नजर आता है, यानी कि वो भी पलक झपकते हुए निद्रा में नजर आते हैं। तो कवि क्या कहते हैं बच्चों कि जब बहुत रात हो जाती है, देर रात गए, कवि कहते हैं कि तारे भी आंखें झपका रहे होते हैं और प्रकृति का कण कण सोया हुआ है। तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कवि क्या कहते हैं, शब होता है रात में, सन्नाटे चुप्पी, रात की जो चुप्पी होती है, रात का जो सन्नाटा होता है। तो कवि प्रेम की पीड़ा से युक्त है, प्रेम अधूरा है, कवि को नहीं मिला है। तो इस प्रकार से कवि क्या कहते हैं कि बहुत रात जब हो जाती है, तारे भी जब नींद में ऊँघते हुए नजर आते हैं कवि को, और प्रकृति का कण कण सोया हुआ है। ऐसे में अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कवि क्या कहते हैं कि हे मित्रों सुनो, ऐसे में रात का जो सन्नाटा होता है वो कुछ बोल रहा है, अर्थात मुझ जैसे विरह की वेदना सहन करने वाले लोगों के साथ रात का जो सन्नाटा है वो बातें करता है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला है। कवि ने वर्णन किया है कि मैं प्रेम की पीड़ा के कारण निराश हो चुका हूँ, यानी कि निराश होकर अपना जीवन जी रहा हूँ और इसीलिए अपने भाग्य को कोसता हूँ, और मेरा जो भाग्य है, किस्मत है, वो मुझे कोसती है कि मैं निराशा युक्त जीवन क्यों जी रहा हूँ। तो दोनों में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, यानी कि कवि में और उनके भाग्य में, उनकी जो किस्मत है। तो कवि क्या कहते हैं, हम हो या किस्मत हो हमारी, कि मुझे और मेरी किस्मत को, मेरे भाग्य को एक ही काम है, दोनों एक दूसरे को कोसते हैं। एक ही काम मिला है कि दोनों एक दूसरे को दोष देते हैं, कोसते हैं। किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। तो कवि कहते हैं कि किस्मत मुझे कोसती है, मुझे दोष देती है, और मैं अपनी किस्मत को या भाग्य को कोसता हूँ या दोष देता हूँ कि क्यों मैं निराश हूँ या क्यों मुझे अपना जो प्रेम है वो नहीं मिला है। तो इसीलिए कवि ने वर्णन किया है अपने भाग्य के बारे में, अपनी किस्मत के बारे में, और इसका एक ही कारण उन्होंने बताया है कि प्रेम अधूरा रहने के कारण, प्रेम की पीड़ा को सहन करने के कारण कवि निराशावादी हो चुका है, निराश होकर अपना जीवन जीता है, और इस कारण से उनको अपना भाग्य, अपनी किस्मत अच्छी नहीं लगती है, और किस्मत को या भाग्य को कवि का इस प्रकार से जीवन जीना अच्छा नहीं लगता है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके। आगे कवि कहते हैं बच्चों, सामाजिक जो लोग हैं, सांसारिक जो लोग हैं, समाज की जो संकुचित मानसिकता है कि किस प्रकार से दूसरों की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, बदनाम उनको करते हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके। कवि कहते हैं कि जो लोग मुझे बदनाम करते हैं, मेरी बुराई करते हैं, मेरी निंदा करते हैं, काश वे इतना सोच ले, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। पर्दा मतलब रहस्य, कि मेरी बुराई करके, मुझे बदनाम करके वो अपना रहस्य खोल रहे हैं या मेरा रहस्य खोल रहे हैं। अर्थात कवि के कहने का अर्थ क्या है कि जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, उनकी अपनी जो बुराई है, अपनी जो कमियां हैं, वो अपने आप ही स्पष्ट हो जाती हैं कि वो लोग कितने पानी में हैं। तो इस प्रकार से समाज के लोगों की संकुचित मानसिकता के ऊपर व्यंग्य कवि ने अपनी शेरो शायरी के माध्यम से किया है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती होशो हवास। बदरुस्ती होशो हवास का मतलब है बच्चों पूरे विवेक में, पूरे होशो हवास में। तो कवि क्या कहते हैं कि प्रेम की जो कीमत हमें अदा करनी पड़ रही है, तुमसे प्रेम करने का जो मूल्य हम चुका रहे हैं, यानी कि समाज में तरह तरह की बातों को, कष्टों को सहन करके, तो ये सब कुछ कवि कहते हैं कि हम ये पूरे विवेक में, पूरे होशो हवास में कर रहे हैं। हमने प्रेम में अपना होश नहीं खोया है। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कवि कहते हैं कि वैसे तो हम प्रेम की दीवानगी की हद तक तुमसे प्रेम करते हैं अपनी प्रिया को। कवि कहते हैं कि दीवानगी की हद तक प्रेम हम अपनी प्रिया को या प्रियतमा को करते हैं,
दीवानों की तरह उससे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन दीवानगी की हद तक पहुंचने के बाद भी हमने अपना विवेक, अपना होश नहीं खोया है। जो कुछ भी प्रेम की कीमत या मूल्य हम चुका रहे हैं वो पूरे होशो हवास में कर रहे हैं। तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी। पासे अदब होता है बच्चों लिहाज, मर्यादा। तो कवि अपनी प्रियतमा के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे गम का, तुम्हारे दुखों का, कष्टों का लिहाज मुझे है, यानी कि तुम्हारे गम के बारे में, पीड़ा के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, और कुछ दुनिया का ख्याल भी, और इस संसार का ख्याल भी रखना पड़ता है, यानी कि सांसारिक जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वाह भी मुझे करना है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इस प्रकार से तुम्हारे प्रेम की पीड़ा को, तुम्हारे प्रेम के दर्द को संसार के लोगों से छुपाकर, चुपके चुपके अकेले में रोकर हम उसको व्यक्त कर लेते हैं या रोकर उसको सहन कर लेते हैं। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। तवाजुन होता है बच्चों संतुलन, फितरत होता है प्रवृत्ति, स्वभाव, मनुष्य का जो स्वभाव है, प्रकृति का जो स्वभाव है। आलम होता है संसार, और हुस्न होता है सौंदर्य, और इश्क प्रेम। तो कवि इस शेर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि प्रेम जहाँ पे होता है, यानी कि एक दूसरे से जो लोग प्रेम करते हैं, तो वहाँ पर संतुलन यानी कि तवाजुन बहुत अधिक जरूरी होता है। ये मनुष्य की फितरत है, मनुष्य का स्वभाव है कि अगर हम किसी से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो बदले में हमें उतना ही प्रेम या स्नेह चाहिए होता है। तो इसलिए कवि क्या कहते हैं कि फितरत का कायम है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति या स्वभाव ही है, आलमे हुस्नो इश्क में, प्रेम और सौंदर्य का जो संसार होता है वहाँ पे संतुलन बहुत जरूरी होता है। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। हम दूसरों से उतना ही प्रेम प्राप्त कर सकते हैं जितना हम दूसरों को दे सकते हैं। इसलिए प्रेम के संसार में जो लेन देन है प्रेम का, उसमें संतुलन बहुत अधिक आवश्यक है। आबो ताब अशरार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो। आबो ताब अशरार का मतलब है शेरो शायरी की चमक धमक, शेरो शायरी की श्रेष्ठता। तो फिराक गोरखपुरी जी ने वर्णन किया है कि किस प्रकार से लोग जब मेरी शेरो शायरी पढ़ते हैं, गज़लें सुनते हैं, मेरा जो काव्य सौंदर्य है लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, तो कुछ लोग उसकी आलोचना भी करते हैं। तो उन्हीं बातों को स्पष्ट कवि ने किया है। आबो ताब अशरार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, कि मेरे शेरों की जो चमक धमक है, मेरी जो इतनी अच्छी या श्रेष्ठ शेरो शायरी है, गज़लें हैं, कविताएं हैं, उनका जो काव्य सौंदर्य है, उसके बारे में मुझसे क्या पूछते हो। तुम भी आंखें रखो, तुम खुद पढ़ सकते हो, जान सकते हो कि वो शेरो शायरी, वो आबो ताब अशरार, उनकी चमक धमक, उनकी श्रेष्ठता किसी भी प्रकार से बनावटी या सतही या ऊपरी नहीं है। सतही भी ऊपरी होता है बच्चों, काल्पनिक होता है। ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। जगमग चमकते हुए, दमक भी चमक होती है बच्चों, और बैंत यानी कि शेर। मेरे शेरो शायरी की जो चमक है वो ऊपरी नहीं है, किसी भी प्रकार से काल्पनिक नहीं है, बनावटी नहीं है, या किसी की चुराई हुई नहीं है। या हम मोती रोले हैं। जब उनकी गहनता से, गंभीरता से तुम उन सारी चीज़ों को पढ़ोगे, जानोगे, तब पता चलेगा कि प्रेम की पीड़ा में बहाए गए जितने भी आंसू हैं, उन आंसुओं से रोले गए यानी कि निकाले गए मोती हैं। उन शेरों का एक एक जो शब्द है, उन आंसुओं से निकाला गया मोती है। वो किसी भी प्रकार से ऊपरी या बनावटी नहीं है। इसलिए कवि ने कहा है बच्चों कि आबो ताब अशरार के बारे में, मेरी शेरो शायरी की चमक धमक के बारे में मुझसे क्या पूछते हो। तुम खुद जान सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि मेरे बैंतों की जो दमक है, चमक है शब्दों की, वो मेरे अंदर की विरह वेदना या पीड़ा या आंखों से बहने वाले आंसू, आंसुओं से निकलने वाले जो मोती हैं, शब्द हैं, वो किसी भी प्रकार से दिखावटी या बनावटी नहीं है। ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने मैं में रिंदों को। रिंदों का मतलब होता है शराबी को। अंजुमने मैं में शराब की जो महफिल होती है। और ऐसे में यानी कि कब,
जब कवि अपनी प्रेम की पीड़ा में बहुत अधिक पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, तो उस समय का वर्णन कवि ने किया है कि ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को। कि कई बार शराब का जो सहारा है वो भी कवि कहते हैं कि इन दीवानों को लेना पड़ता है। रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुन है जग खोले हैं। फरिश्ते देवता, जग संसार, बाबे गुन है पापों का हिसाब किताब। तो कवि फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि जब बहुत देर रात हो जाती है, यानी कि आधी रात के बाद का जो समय होता है, उस समय जब फरिश्ते या देवता संसार के लोगों के पापों का हिसाब किताब कर रहे होते हैं, तो ऐसे में शराब खाने की जो महफिल है उसमें बैठकर मुझ जैसे शराबियों को तुम्हारी बहुत अधिक याद आती है। यानी कि अपनी प्रेमिका को, अपनी प्रियतमा को याद करते हुए या विरह की पीड़ा में बहुत अधिक दुखी होकर कवि ने ऐसा कहा है कि जब देर रात गए फरिश्ते या देवता संसार के लोगों के पापों का हिसाब किताब कर रहे होते हैं, ऐसे में मुझ जैसे शराबी को तुम्हारी बहुत अधिक याद आती है। सदके फिराक अजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़। सदके न्यौछावर होना, समर्पित होना एक अच्छी शेरो शायरी के प्रति, एक अच्छे काव्य सौंदर्य के प्रति, एक अच्छी कविताओं या गज़लों के प्रति। अजाजे सुखन होता है बच्चों काव्य सौंदर्य, श्रेष्ठ, बहुत अच्छा काव्य सौंदर्य, बहुत अच्छी कविताएं, गज़लें, एक बहुत अच्छा साहित्य। तो कवि क्या कहते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं मेरे अजाजे सुखन पर, मेरे काव्य सौंदर्य पर, मेरी शेरो शायरी पर, मेरी गज़लों पर सदके जाते हैं, न्यौछावर होते हैं कि इतनी अच्छी जो आवाज़ है, इतनी अच्छी जो गज़लें हैं, वो कैसे आप लिख लेते हैं, कहाँ से आपने सीखा है। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं, पर्दों में, शब्दों में। और उनका मानना है कि मेरी गज़लों के जो शब्द हैं उनमें उर्दू के बहुत ही श्रेष्ठ शायर मीर की गज़लों के जो शब्द हैं वो साक्षात उनको बोलते हुए नज़र आते हैं, यानी कि उनसे तुलना कवि की करते हैं। तो इस प्रकार से कवि क्या कहते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं मेरे काव्य सौंदर्य पर आसक्त हो जाते हैं, न्यौछावर हो जाते हैं, उनको मेरी शेरो शायरी, मेरी गज़लें बहुत अच्छी लगती हैं। अजाजे सुखन उनका काव्य सौंदर्य, उनकी भाषा, उनके अलंकार, उनके शब्द एक एक जो मोती की तरह कवि ने रोले हैं अपने आंसुओं से, अपनी पीड़ा से, तो उनके बारे में वर्णन किया है। और मीर से उनकी तुलना बहुत सारे लोग करते हैं कि जिस प्रकार से उर्दू के बहुत बड़े जो शायर हैं मीर, उनकी गज़लें सबके मुख पर चढ़ी होती हैं, और उसी प्रकार से आपकी गज़लों का भी एक एक शब्द, आपकी गज़लों के एक एक शब्द में मीर की गज़लों के शब्दों के समान वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार से कवि फिराक गोरखपुरी ने अपनी इस गज़ल में बच्चों प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन भी किया है, व्यक्तिगत जो दुख है, प्रेम की पीड़ा है, उसका वर्णन भी किया है, और साथ ही साथ समाज के लोगों की मानसिकता का वर्णन भी किया है। तो इस प्रकार से पूरी जो गज़ल है आप अच्छे से याद करोगे, और कुछ जो क्वेश्चन है वो फिर पूछ रही हूँ बच्चों मैं आपसे, और कमेंट सेक्शन में जाके आपने इनका जवाब देना है। तो देखो कवि किस प्रकार अपना दुख कम करता है, कवि किस प्रकार अपना दुख कम करता है। फिराक गोरखपुरी की गज़लों में किसकी गज़लें बोलती जान पड़ती हैं। फिराक गोरखपुरी की गज़लों में किसकी गज़लें बोलती जान पड़ती हैं। फिराक गोरखपुरी का जन्म कहाँ हुआ। गोदी का चांद से क्या भी पराई है, गोदी का चांद से क्या भी पराई है। थैंक यू बच्चों।